हेलो एवरीवन। पिछले दो सेशंस में हम लोगों ने दो सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा किया है। सबसे पहले हम लोगों ने नीलांश काबरा के साथ चर्चा किया था कि सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, दूसरे सेशन में हम लोगों ने चर्चा किया था वर्णिता सिंघल के साथ कि साइंस की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी चाहिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए खास करके। इस सेशन में हम लोग एक और सब्जेक्ट के ऊपर काफी गहराई से चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से आपने मैथमेटिक्स और साइंस में फायदा उठाया है, लाभ उठाया है, ठीक उसी तरह से आप हिंदी कोर्स बी में भी फायदा उठा पाएंगे। एक बात हम सभी को अच्छे से याद रखनी है कि जिस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके हैं वो हमें मार्ग का सही ज्ञान दे पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो स्टूडेंट्स अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपर्स रहे हैं उन्होंने जरूर कुछ खास किया होगा, कुछ विशेष योजना बनाई होगी, कुछ विशेष तरीके से पढ़ाई की होगी और उस रास्ते पर वो चले होंगे, तब उन्हें सफलता मिली। उन्हीं यात्रियों में से एक यात्री से आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी कोर्स बी के बारे में। इनके अनुभवों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो सके क्लास 10 में इस साल के स्टूडेंट्स का, ऐसा हमारा प्रयास है। तो बात करेंगे आज हम लोग जेवी श्रेया से। जेवी श्रेया, आपने अपने स्कूल में सीबीएसई बोर्ड 2020 में फर्स्ट पोजीशन पाया। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। गुड। जेवी श्रेया का परफॉर्मेंस देख करके मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोगों ने इतनी अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं की, इन्हें इतनी अच्छी प्रेरणा कहाँ से मिली। जरूर इसमें इनके टीचर्स का मार्गदर्शन रहा होगा, इनके पेरेंट्स का मार्गदर्शन रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इनमें रही होगी। वो क्या खास बातें इनमें थी ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जेवी श्रेया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hello everyone, I'm JV Shreya. I appeared for the All India Secondary School Examination in February-March 2020. I scored an aggregate percentage of 99 and my scores in Hindi were 99, Maths 100, Social Science 99, Science 99 and 98 in English. देखिए, जेवी श्रेया ने ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो ये बधाई की पात्र तो है और जाहिर है हम लोगों को इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। खास करके हिंदी जैसे विषय में 99 मार्क्स लाना ये बहुत ही गौरव की बात है। जेवी श्रेया ने एक और बात एक बार बातचीत के क्रम में बताया था कि सर 99% आया एग्रीगेट। तो हम दोनों अचानक हंस भी पड़े थे कि 99 का चक्कर तो सही में पड़ा और ये 99 का चक्कर नीलांश काबरा जी के साथ भी पड़ा था। ठीक है, तो बात ये आई थी कि 99 पे अटक गए, थोड़ी और कहीं कुछ चूक हो गई है, नहीं तो हम लोग 100% भी ला सकते थे। ठीक है, 100% तो नहीं बट 99.4 या 6 का एम था। तो देखिए, लक्ष्य से चूकना हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी चीज है। जब हम लक्ष्य से चूकते हैं तो हम अगली बार और अधिक प्रयास करते हैं। ठीक ऐसी ही बात है। यस सर। तो हम आपके लिए बेस्ट विशेस अभी से देते हैं कि आप क्लास 12 में जब बोर्ड का एग्जाम दे तो आपने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप जरूर प्राप्त करें। एक और बात मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है और प्री बोर्ड के एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका कितना रोल होता है उसके परफॉर्मेंस का
आपके बोर्ड एग्जाम आते आते तक में? सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है प्री बोर्ड, एक आई ओपनर जैसा रहता है। आपको रियलाइज़ होता है कि आपके प्रिपरेशन में कौन कौन सी गलतियां हैं। आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कौन कौन सी गलतियां करते हैं। मैंने अपने पर्सनली ये नोटिस किया था कि मेरे जो राइटिंग टास्क रहता था, रचना कार्य, उसमें मैं सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती थी और उस वजह से टाइम कम रहता था लिखने का मेरे पास, और वहाँ पे मुझसे गलतियाँ होती थी, स्पेलिंग वाली गलतियाँ हो जाती थी, ग्रामर की गलतियाँ हो जाती थी, और वहाँ पे मैंने काफ़ी मार्क्स लूज़ किए थे प्री बोर्ड में। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी कि मैं अपने रचना कार्य का काफ़ी अभ्यास करूँ और उसे स्ट्रॉन्ग करूँ। और ये करने के लिए रिटन प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। जी सर। यही आप कहना चाह रहे हैं? यस सर। रिटन प्रैक्टिस पर आप लोग बहुत जोर दीजिए। जितना ज्यादा आप लिखित में अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपकी गलतियां पकड़ी जाएंगी, आप अपनी गलतियों को खुद पकड़ेंगे और उनमें सुधार की संभावना भी लगातार बढ़ेगी, और सुधार की संभावना बढ़ेगी मतलब आपके मार्क्स भी पहले से अधिक आने लगेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है सभी को, ठीक है? श्रेया, अब आते हैं हम लोग एक दूसरे प्रश्न के ऊपर कि बोर्ड एग्जाम आपका आया, आपने प्री बोर्ड से लेकर के बोर्ड एग्जाम के बीच में इस तरह से अभ्यास किया, किस तरह से लिखने का प्रैक्टिस किया, किस तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़े, ये तो आपने बताया। थोड़ा हमें ये भी बताइए कि व्याकरण की दृष्टि से प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, आपने कैसे किया था? हिंदी कोर्स बी का कोई भी एक बुक नहीं होता प्रिस्क्राइब्ड ग्रामर का, तो हमें जो ग्रामर की प्रैक्टिस करनी होती है उसके लिए कोई ना कोई एक एडिशनल हेल्प बुक लेनी पड़ती है। मतलब वैसी बुक ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की वैसी बुक जो आपके सीबीएसई बोर्ड के हिंदी ग्रामर के सिलेबस को कवर कर जाती हो। यस सर। चाहे किसी पब्लिकेशन की हो, वो आपके पास एक होनी चाहिए। यस सर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली, हर बार नहीं, पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ग्रामर के आते हैं उनमें वही वर्ड्स या वही सेंटेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं मेन बुक या फिर सप्लीमेंट्री रीडर में यूज हुए होते हैं। एक बहुत बड़ी बात जेवी श्रेया ने ये बताई हम लोगों को कि ग्रामर पोर्शन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं और उनमें जो भी कहावतें या शब्द प्रयोग में आते हैं वो सब के सब कहीं न कहीं आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त हुए रहते हैं, उन्हीं में से आते हैं। इसलिए अच्छे से गहराई से पाठ्य पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सही बात है? यस सर। ओके, तो ये तो हो गई ग्रामर का, तो ये तो हो गया व्याकरण के बारे में। अब आप ये बताइए, एक आप लोगों को हिंदी कोर्स बी में आता है कुछ कुछ लिखने के लिए, जैसे कोई लेख लिखना है, लघु निबंध लिखना है, या कोई सूचना लिखनी है, या अन्य तरह के लेखन कार्य हैं। तो लेखन वाला जो सेक्शन है उसकी तैयारी आपने कैसे की थी, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें? एक तो आपको अपनी स्पीड देखनी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर जब प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से। थोड़ा सा लाउडली। यस सर। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमको हमारी स्पीड का एक अंदाज़ा होता है कि मैं कितने समय में ये 5 क्वेश्चंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके प्रीवियस जो सेक्शंस होंगे, व्याकरण वाले सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन, उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रचना कार्य के लिए। और जब 15 मिनट्स मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, यानी आपका कहना है रीडिंग टाइम जो शुरू में मिलता है। हाँ, रीडिंग टाइम जब शुरू में मिलता है तो उसमें आप यूटिलाइज कीजिए इमेजिनेशन के लिए कि आप कैसे कैसे पत्र लिखेंगे, कैसे कैसे आप अनुच्छेद अपना आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से आप सूचना लिखेंगे, आप विज्ञापन में क्या पैराफ्रेज यूज़ करेंगे, कौन सा कैच फ्रेज यूज़ करेंगे और किस तरीके से इलस्ट्रेट करेंगे। तो हिंदी में वो 15 मिनट्स का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है रचना कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जेवी श्रेया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात रखी,
बहुत ज़रूरी बात रखी कि जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसका आप बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। रचना कार्य से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर की योजना आप उन्हीं 15 मिनट के दौरान बना सकते हैं, जिनको बाद में आप सजा करके लिख सकते हैं। यही बात आपने कहा? यस सर। इस बात को एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जब 15 मिनट का समय मिलता है पेपर शुरू करने से पहले, उसमें आप ध्यान रखिए कि काफ़ी अच्छे से आप अपने रचना कार्य वाले सेक्शन को रीड करें सारे आंसर्स, और अपने मन में एक बार योजना बनाएं कि किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे उसके, चाहे वो अनुच्छेद हो, पत्र हो, सूचना हो या विज्ञापन हो। उससे एक ये फ़ायदा होगा कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका समय सोचने में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि हम याद करके रखे हुए हैं पहले से और बस पेन उठा के लिखना शुरू कर दिए। थोड़ा तो सोचना पड़ता है शुरू करने से पहले। ठीक है, ये बहुत ही सही रास्ता आपने बताया कि 15 मिनट का कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि जो प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखना शुरू करते हैं अपने आंसर शीट में, तो किस बात का ख्याल रखते हैं? क्या सीक्वेंस में लिखना, ऑर्डर में लिखना ज़्यादा अच्छा आपको सजेस्ट करेंगी आप इस बात के लिए, या इस बात के लिए सजेस्ट करेंगी कि जो आता है उसी को पहले लिखिए? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ऑर्डर में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप वापस रिव्यू करने आएंगे तो आपको फंसी नहीं लगेगा। आप एक बार में रिव्यू कर पाएंगे और कोई क्वेश्चन मिस होने के चांसेस नहीं होते अगर आप सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आया जिसका तुरंत आंसर नहीं बन रहा है तो आप जगह छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक जगह छोड़ दीजिए। मान लिया कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का आंसर आपको आता है, आपने लिखा, 8वें का नहीं आता है, तो 8वें प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कितनी जगह चाहिए? 4 लाइन चाहिए, 5 लाइन चाहिए, आप उतना छोड़ दीजिए, उससे 1 लाइन ज्यादा छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। जब आप वापसी करेंगे तो उस समय उसको आप सोच करके लिखिए, अदरवाइज वो खाली रहेगा तो आपका ही इंप्रेशन ज्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, ये बहुत उपयोगी सजेशन है जेवी श्रेया का। इस मामले में मैं कहूंगा हिंदी और संस्कृत में भी ये लागू हो जाती है कि कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं कि हैंडराइटिंग का योगदान है। हैंडराइटिंग, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती और उन्हें ये लगता है कि हैं तो हम इंटेलिजेंट, हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तो इसके बल पे मेरे मार्क्स कटेंगे नहीं या मुझे कहीं समस्या नहीं आएगी। आपको लगता है कि हैंडराइटिंग में सुधार लगातार करने के लिए प्रयास करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंडराइटिंग आपकी नीट होनी चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स लूज़ होंगे ही अगर एग्जामिनर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आएगा, शब्द समझ नहीं आएंगे तो इसलिए हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हैंडराइटिंग को क्लियर रख सकें। बाकी इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। मतलब जेवी श्रेया का यहाँ पर ये कहना है, मैं इनकी तरफ से थोड़ा उसको और क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जेवी श्रेया का ये कहना है कि आप कोशिश रखिए कि आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी हो। आप बहुत ज्यादा कटिंग या बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग ना करें। कटिंग करना और ओवर राइटिंग करना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक, ये कुछ और इशारे भी कर जाता है अपने आप में। इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग आपके आंसर शीट्स को देख रहे होते हैं वो कोई पहली बार देख रहे होते हैं ऐसा नहीं है। वो भी बहुत अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ बहुत अच्छे बाल मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, इसलिए वो अनुमान तो लगा लेते हैं कुछ न कुछ। तो हमारा यहां मानना है कि आप अपनी लिखावट को यथासंभव
स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, साफ सुथरा रखें। कटिंग और ओवर राइटिंग से जितना ज्यादा हो सके बचें। आपने आंसर्स लिख दिए, सीक्वेंस में लिखे, हैंडराइटिंग भी आपकी अच्छी रही और सब कुछ ठीक रहा। आपको कितना अच्छा लगता है कि लास्ट में हम कम से कम 5-10 मिनट बचाएं और अपने आंसर्स को एक बार रिव्यू करें। क्या ये जरूरी है? और जरूरी है तो ये कितना ज्यादा आपको एडवांटेज देता है? लास्ट में 10 मिनट बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब प्रेशर में पेपर लिख रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमसे एरर होंगी। कई बार जब हम स्पीड में रहते हैं तो हम कुछ वर्ड्स मिस कर सकते हैं या स्पेलिंग की एरर्स कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम एक बार रिव्यू करें पेपर का। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्पेशली लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिव्यू करने में। तो एक बार रिव्यू कर लेना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप हाई स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए हाफ मार्क भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका लूज़ हो सकता है ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। एक और बात हो सकती है, आपने शुरू में इसको कहा था शायद, कि जब हम 10 मिनट बचाते हैं और रिव्यू करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जोश में आकर के या प्रेशर में आकर, दोनों तरह से होता है ये, हम टिक करते जाते हैं कि ये आंसर तो हमने कर लिया है, बट एक्चुअली हम किए नहीं होते हैं और वैसी गलती हमारी पकड़ी जाती है। पकड़ते भी हम खुद ही हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लगातार लिखते गए, कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपने जगह छोड़ी और आगे बढ़ गए थे। अब जब आप रिव्यू करते हैं तो अचानक याद आता है आपको कि अरे ये आंसर तो मैंने लिखा नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था उस समय। तो उसका लाभ आपको वहां पर मिलता है। और जैसा कि जेवी श्रेया ने कहा, हाफ मार्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से आपको लिखने का अभ्यास जब करते हैं तो आपके दिमाग में 2 बातें होनी चाहिए। एक, आपका स्पीड अच्छा हो और दूसरी एक्यूरेसी हो। स्पीड के साथ एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है। तेज लिखें लेकिन सही लिखें, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और जरूरी बात, और वो ये है कि जब आप प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम तक के बीच की तैयारी करती हैं या आप प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है, तो इस दौरान हर स्टूडेंट की कोई ना कोई हॉबी तो होती है। किसी को खेलने की हॉबी है, किसी को गीत संगीत की हॉबी है, किसी को नृत्य की हॉबी है, और किसी को यूं ही घूमने की हॉबी है, किसी को कंप्यूटर पे गेम खेलने की हॉबी है, किसी को टेलीविजन की हॉबी है। बॉयज में ज्यादातर देखा जाता है कि उस समय मैचेस वगैरह चलते हैं तो उनको देखने की भी हॉबी होती है। तो क्या हॉबीज को कंटिन्यू रखना चाहिए या रोक देना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे समय बस पढ़ते ही रहे, वरना बर्नआउट हो जाएगा, बहुत सीरियस बर्नआउट हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि सोचे आधे घंटे के लिए करें, फिर यू लूज़ द ट्रैक ऑफ टाइम और उसके बाद 1-2 घंटा निकल गया पता नहीं चल रहा है। ये अवॉइड करना चाहिए। बाकी कुछ ना कुछ तो रिफ्रेशमेंट के लिए करना ही चाहिए। जिनकी जो भी हॉबीज हैं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे आपकी हॉबीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है। आपकी हॉबीज आपको री एनर्जाइज करती हैं, पुनः उत्साहित करती हैं पढ़ने के लिए, पुनः उत्प्रेरित करती हैं आपको और पढ़ने के लिए, आपके अंदर जोश भरती हैं। ठीक है, मैंने बोर्ड एग्जाम के दौरान, प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम के दौरान जेवी श्रेया को ये देखा है कि पढ़ने के क्रम में वो अपने गार्डन में आकर के और अपने भाई के साथ तरह तरह से खेलती थी। और ये भी देखा है कि कभी कभी अपने झूले पर बैठ करके और आसमान की ओर, पता नहीं तारे गिनती थी या क्या, लेकिन झूलती रहती थी। और मैं मन ही मन ये सोचता था, कहता नहीं था, कभी नहीं कहा, ये सोचता था कि शायद पढ़ पढ़ करके थक गई है और इसीलिए अपने आप को रिफ्रेश कर रही है। और अब लगता है इनसे बात करके कि मैं सही सोचता था। हॉबीज को बंद मत कीजिएगा, हॉबीज को कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं,
ठीक है, थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा समय बचेगा, तो वो उधार ले लिया आपने अपनी हॉबी से और उसको पढ़ाई में लगा दिया। एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो फिर हॉबीज को बढ़ा दीजिए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने के पहले तक घर में भी सब कहते हैं, स्कूल में सभी लोग कहते हैं, दोस्तों में भी कहते हैं, रिलेटिव्स भी कहते रहते हैं, बोर्ड एग्जाम है, खूब पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत लिखना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं कितना क्या करना होता है। ऐसे ऐसे तरह तरह से लोग हमें एक तरह से सुझाव ही देते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में खास करके प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने से और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बीच का समय, इसमें आपको क्या लगता है पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स से इसमें कितना हेल्प मिला, किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? आपको लगता है कि वो बातें आपको ज्यादा सपोर्ट कर गई, आपको अच्छा स्कोर करने में मदद कर गई, आपको 99% बोलने में बड़ा अच्छा लगता है ना, करने में मदद कर गई? ऐसा कुछ है तो आप जरूर बताइए। यस सर, जैसा आपने शुरुआत में बोला था कि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही क्या, क्लास 10th जब से शुरू होता है तब से सब बोलने लग जाते हैं कि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो मैं पर्सनली खुद और मेरे पेरेंट्स भी, हमने कभी भी इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया कि हर साल जैसे मैं अपने स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ती थी, अब सिंसियरली पढ़ती थी, दे के आती थी, वैसे ही इस बार भी मेरा अप्रोच था कि मैं सिंसियरली पढ़ूंगी, अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, दे के आऊँगी। तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था, वो हमेशा इमोशनली सपोर्ट करते थे। मेरे साथ प्री बोर्ड के टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज़ हुई थी कि मैं देखती थी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत तरह तरह के मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई बिल्कुल घर से निकलना ही बंद कर दिया है। तो ये सब देख के थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं मेरी प्रिपरेशन में कुछ बहुत कमी तो नहीं रह जा रही है। तो वैसे जब इनसिक्योरिटीज़ होती थी तो मैं अपनी मम्मी से जाके बात करती थी, पापा से बात करती थी, अपनी दादी से बात करती थी, तो वो एक तरीके से रीअश्योर करते हैं और इमोशनली सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ध्यान रखा कि मैं हमेशा मतलब स्लीप डिप्राइव्ड नहीं हूँ और मेरी डाइटरी रिक्वायरमेंट सब ठीक ठाक है, और बीच बीच में मैं अपने सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट करती थी, तो उनके यहाँ लाना ले जाना, तो बेसिकली काफ़ी सपोर्ट था पेरेंट्स का। तो ये बहुत अच्छी बातें जेवी श्रेया ने बताई और इनसे हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि जब हमारे घर में बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। पढ़ाई में पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने एक और चीज़ पे गौर किया था कि श्रेया को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मैंने देखा था कि या तो इनकी मम्मी जाएंगी मार्केट से लाने के लिए वो चीज़, या इनके पापा जाएंगे, कभी कभी तो इनकी दादी को भी मैंने जाते हुए देखा था। और ऐसा क्यों, तो मैंने एक बार ये इनकी मम्मी से इस विषय पे बात किया था, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि श्रेया को बाहर न निकलना पड़े ज़्यादा, और जाएगी वो खरीद के ला सकती थी क्योंकि पास में ही मार्केट है, लेकिन इससे उसका 10-15 मिनट के लिए पढ़ाई का जो लय टूटेगा, जो कंसंट्रेशन जाएगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम ही थोड़ा समय निकालें। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि बाद की जिंदगी में तो सारी चीजें आपको खुद ब खुद करनी ही है, लेकिन इस जगह पे जो सपोर्ट मिलता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। श्रेया, और कुछ कहना चाहेंगी आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए? हिंदी में 99 लाना, मैं तो ये क्या बताऊं, उत्फुल्लित हो जाता हूं। मुझे लगता है कि ये शायद 101 से भी अच्छा है ना। मैं तो कहूंगा कि 99 आया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन 1 मार्क और आ सकता था, ये सोच करके इंप्रूवमेंट का चांस भी दिखता है ना। यही आपका विचार है ना? यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास 12 में ये 99 वाले चक्कर में ना पड़े और 100 की कोशिश कर ले,
और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें और इसी तरह से आप अच्छा परफॉर्मेंस देते रहें। इसी तरह आपको पेरेंटल सपोर्ट मिलता रहे, आपके टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहे और आप अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को मोटिवेट करती रहें। गुड लक। थैंक यू वेरी मच जय विश्रेया। एक बात और, अगले सेशन में हम लोग संस्कृत पर बात करने वाले हैं। संस्कृत की तैयारी कैसे करें, क्या क्या सावधानी बरतें, क्या करें कि 100 में 100 आ जाए। ठीक है, इस विषय पर हम 2 वीडियोस बना रहे हैं। एक फुल स्कोरर स्टूडेंट के साथ और एक संस्कृत मोटिवेटर के साथ, संस्कृत मेंटर के साथ। ठीक है, और बहुत जल्दी हम उसके साथ भी आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग यही कहेंगे, कीप योर सेल्फ फिट एंड फाइन, वर्क हार्ड बट हैव फेथ इन योर सेल्फ। यू आर you and nobody can become you. Thank you very much. God bless you all. Thank you, Jay Visreya. Thank you, God sir. bless you.